Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed second year EPC 4 Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है सिगमंड फ्रॉयड व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. ये सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड ने जो है अपने 40 साल के नैदानिक अनुभवों के बाद दिया या फिर 40 साल के अनुभवों के क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के बाद व्यक्तित्व के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है. इसी को व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है. इन्होंने जो अपनी पूर्व कल्पना निर्धारित की थी उसके ही आधार पर इस सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया है. व्यक्तित्व की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की गतिकी डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. तो जिसमें हम व्यक्तित्व की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के विषय में समझ चुके हैं, आज हम देखेंगे व्यक्तित्व की गतिकी डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी. फ्रॉयड के अनुसार मानव जीव यानी कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक जटिल तंत्र कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें शारीरिक ऊर्जा, फिजियोलॉजिकल एनर्जी तथा मानसिक ऊर्जा मेंटल एनर्जी दोनों ही होते हैं. शारीरिक ऊर्जा से व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं जैसे कि दौड़ना, लिखना, सांस लेना आदि करता है तथा मानसिक ऊर्जा से व्यक्ति मानसिक कार्य जैसे कि चिंतन आदि करता है. फ्रॉयड के अनुसार इन दोनों तरह की ऊर्जाओं का स्पर्श बिंदु यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट उपाहम इड होता है. फ्रॉयड ने इन ऊर्जाओं से संबंधित कुछ ऐसे संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट का विकास किया है जिनसे व्यक्ति की गत्यात्मक पहलुओं डायनामिक एस्पेक्ट जैसे मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, चिंता, एंग्जाइटी तथा मनोरचनाओं मेंटल मैकेनिज्म का वर्णन होता है. इसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है. सबसे पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत मूल प्रवृत्ति. मूल प्रवृत्ति से फ्रॉयड का तात्पर्य वैसे जन्मजात शारीरिक उत्तेजना इनेट बॉडीली एक्साइटेशन से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं. फ्रॉयड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः 2 भागों में विभाजित किया है या बांटा है. जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति. जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थेनाटोस भी कहा जाता है. जीवन मूल प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के रचनात्मक कार्यों जिसमें मानव वर्ग या जाति का प्रजनन भी शामिल है नियंत्रित होता है. तो इन्होंने यही कहा है कि जीवन मूल प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के रचनात्मक कार्यों कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क जिसमें मानव वर्ग या जाति का प्रजनन प्रदर्शन भी शामिल है नियंत्रित होता है. अपने विशेष अहमियत के कारण फ्रॉयड ने जीवन मूल प्रवृत्ति यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट से जो मूल प्रवृत्ति है को अलग करके इस पर अपने सिद्धांत में अधिक बल डाला है क्योंकि इसे व्यक्तित्व विकास के लिए वे काफी महत्वपूर्ण मानते हैं. ये मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल जो एनर्जी है को लिबिडो कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन और सिर्फ लैंगिक क्रियाओं के रूप में होती है. मूल जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है या थेनाटोस द्वारा व्यक्ति सभी तरह के ध्वंसात्मक कार्यों तथा आक्रामक जो कार्य व्यवहार होते हैं आक्रामककारी व्यवहार अग्रेसिव बिहेवियर का निर्धारण होता है. सामान्य व्यक्तित्व यानी नॉर्मल पर्सनालिटी भी इन दोनों तरह की मूल प्रवृत्तियों में एक संतुलन जैसे बैलेंस पाया जाता है. इस संतुलन में
बताया इरोस की सक्रियता थेनाटोस की सक्रियता से अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें चिंता। चिंता यानी एंग्जाइटी। फ्राइड के अनुसार चिंता एक ऐसी भावात्मक यानी अफेक्टिव एवं दुखद अनप्लीजेंट अवस्था है जो अहम यानी कि ईगो को आलंबित यानी कि खतरा इम्पेंडिंग डेंजर से सतर्क करता है ताकि व्यक्ति वातावरण के साथ अनुकूली ढंग एडप्टिव वे से व्यवहार कर सके। फ्राइड ने चिंता यानी एंग्जाइटी के 3 प्रकार बतलाए हैं। सबसे पहला प्रकार है वास्तविक चिंता, रियलिस्टिक एंग्जाइटी। दूसरा प्रकार है संप्रदायवादी चिंता, न्यूरोटिक एंग्जाइटी। और तीसरा प्रकार है नैतिक चिंता, मोरल एंग्जाइटी। इन तीनों का वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले पॉइंट में वास्तविक चिंता यानी रियलिस्टिक एंग्जाइटी के विषय में देखते हैं। बाहरी वातावरण में व्याप्त वास्तविक खतरा रियल डेंजर के प्रति की गई सांवेगिक अनुक्रिया इमोशनल रेस्पॉन्स को वास्तविक चिंता यानी रियलिस्टिक एंग्जाइटी कहा जाता है। जैसे आग, सांप, भूकंप, आंधी तूफान से डर कर चिंता या चिंतित होना वास्तविक चिंता का उदाहरण है। हम सामान्यतः देखते हैं कि जैसे ही हम बहुत तेज आग को देखते हैं, सांप को चलते हुए देख लेते हैं, कहीं सांप निकल आए या फिर एकदम से भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो व्यक्ति डर जाते हैं। कई व्यक्ति तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो इसी प्रकार का जो डर है, डर का चिंतित होना वास्तविक चिंता का एग्जाम्पल है। स्पष्ट होता है कि इस तरह की चिंता की उत्पत्ति बाहरी वातावरण पर अहम की निर्भरता डिपेंडेंस से उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे तंत्र का साथी चिंता, न्यूरोटिक एंग्जाइटी। इस तरह की चिंता की उत्पत्ति उपागम यानी कि ईड की इच्छाओं पर अहम की निर्भरता डिपेंडेंस से होती है। इसमें व्यक्ति को ये आशंका होती है कि अहम यानी कि वो उपागम ईड की इच्छाओं को खासकर जो सेक्स इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं तथा आक्रामक इच्छाएं होती हैं, अग्रेसिव इम्पल्सेस होती हैं, को नियंत्रित करने में समर्थ रहेगा। इस प्रकार की जो चिंताएं होती हैं, तंत्र की चिंताएं, वह व्यक्ति को अधिक परेशान करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम नैतिक चिंता यानी मोरल एंग्जाइटी। जब अहम को पराहम यानी कि सुपर ईगो से दंडित किए जाने पर या किए जाने की धमकी मिलती है तो इससे व्यक्ति में नैतिक चिंता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में नैतिक चिंता की उत्पत्ति का कारण पराहम यानी कि सुपर ईगो पर अहम यानी कि ईगो की निर्भरता डिपेंडेंस होती है। जब व्यक्ति उपागम यानी कि ईड की अनैतिक विचारों एवं आवेगों को कार्य दे देता है तो ऐसी परिस्थिति में अहम यानी कि ईगो को पराहम सुपर ईगो दंड देता है और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में दोष भाव यानी कि गिल्ट फीलिंग, शर्म एवं आत्मदोष, सेल्फ कंडेमनेशन की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये तीनों तरह की चिंताएं आपस में शायद ही कभी एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न रह पाती हैं। सच्चाई यही है कि एक तरह की चिंता किसी दूसरे प्रकार की चिंता को जन्म दे देती है। व्यक्तित्व की गतिकी का अगला पहलू हम देखेंगे अहम रक्षात्मक प्रक्रम, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अहम रक्षात्मक प्रक्रम के विचार का प्रतिपादन तो सिगमंड फ्रायड ने किया, परंतु इसकी सूची को उनकी पुत्री अन्ना फ्रायड तथा अन्य न्यू फ्रायडियन द्वारा पूरा किया गया। अहम रक्षात्मक प्रक्रम अहम को चिंताओं से बचा पाता है। रक्षात्मक प्रक्रमों का प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं, परंतु इसका प्रयोग अधिक करने पर व्यक्ति के व्यवहार में बाध्यता यानी कि एक तरह से कंफ्यूजन भी हो जाता है और कॉन्फ्यूजन भी हो जाता है। एक स्नायु विकृति या विकृति का गुण विकसित हो जाता है। स्नायु विकृति का जब गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसमें यानी कि किसी भी व्यक्ति में सभी रक्षात्मक प्रकरणों में कम से कम
कुछ गुण पाए जाते हैं। जैसे पहला गुण है, सभी रक्षात्मक स्रोतों अचेतन पर या अचेतन स्तर पर कार्य करते हैं तथा वे आत्मविरामक हो जाते हैं। ऐसे रक्षात्मक स्रोतों वास्तविकता के प्रत्यक्षण को विकृत कर देते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति के लिए चिंता का स्वरूप कम गंभीरपूर्ण हो जाता है। जो रक्षात्मक प्रकरण है वे इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला पॉइंट है दमन, रिप्रेशन। दमन एक ऐसा रक्षात्मक प्रकरण है जिसके द्वारा चिंता, तनाव और मानसिक संघर्ष उत्पन्न करने वाली असामाजिक एवं असैनिक इच्छाओं को चेतना से हटाकर व्यक्ति अचेतन में कर लेता है। दमन को कभी कभी चयनात्मक विस्मरण की घटना भी कहा जाता है। चयनात्मक विस्मरण की घटना अर्थात फेनोमेनन ऑफ सिलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे योक्तिकरण। योक्तिकरण ये रक्षात्मक प्रकरण यानी अंगूर खट्टे हैं जैसी कहावत को चरितार्थ करता है। इसमें अयुक्ति संगत इरेशनल अभिप्रेरकों एवं इच्छाओं से उत्पन्न मानसिक संघर्ष या तनाव का समाधान उन अभिप्रेरकों एवं इच्छाओं को युक्ति संगत बनाकर अर्थात तर्क एवं विवेकपूर्ण व्याख्या कर भी किया जाता है। इस तरह से योक्तिकरण में व्यक्ति अपने अयुक्ति संगत व्यवहारों को एक युक्ति संगत एवं तर्कसंगत व्यवहार के रूप में परिणित कर अपने आप एवं दूसरों को संतुष्ट कर अपना मानसिक संघर्ष दूर करने की कोशिश करता है। कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक तंगी से उत्पन्न चिंता को दूर करने के लिए यदि ये सोचता है कि अपने घर की सूखी रोटी भी दूसरों के घर से या घर की मिठाई एवं हलवे से अधिक स्वादिष्ट होती है, तो ये योक्तिकरण का एक एग्जाम्पल है। टाइम को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण और विस्थापन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।